ओके जी, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंपनी की टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू देयर लायबिलिटी। उसमें हमने शेयर कैपिटल, उसके बाद गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड और उसके बाद फिर अनलिमिटेड। गारंटी लिमिटेड में हमने कहा था कि जनाब दो तरह के हैं, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल ओके? ओके जी, अब सेकंड हमारी कैटेगरी है एज पर ओनरशिप। एज पर ओनरशिप आपको तीन मेजर कैटेगरीज नजर आएंगी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट में आपको दो चीजें नजर आएंगी, दैट इज एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन एसएमसी। देखिए जी, प्राइवेट कंपनी के लिए इसमें ओनरशिप, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि दिस इज प्राइवेट कंपनी, इसमें जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल्स की होती है और इसमें डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसमें जितना भी पैसा लगता है वो आवाम का, चंद एक लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, उनका पैसा लगता है। अब प्राइवेट कंपनी को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके ओनर कितने हैं। अगर उसका ओनर एक है, प्राइवेट कंपनी का, पूरी की पूरी कंपनी का ओनर एक बंदा है, यानी कि 100% शेयर होल्डिंग एक के पास ही है, तो हम उसको कहेंगे सिंगल मेंबर कंपनी। वही बंदा इसका ओनर होगा, वही बंदा इसका डायरेक्टर होगा, सारी की सारी पावर्स उसके पास होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी। देखिए जनाब, सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। और मेंबर का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर्ड में लिखा हो कि जनाब कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो ये लोग हैं। तो जब रजिस्टर्ड में सिर्फ एक बंदे का नाम लिखा होगा तो हम उसको क्या मान लेंगे? सिंगल मेंबर कंपनी। आगे कहता है जी, इट इज अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द कंपनीज आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स। इन दीज कंपनीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इज एडेड टू द नंबर ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी होगी उसके आगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अब आ जाते हैं जनाब अदर प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड जो अदर्स हैं, इसमें कम से कम दो बंदे, कम से कम दो बंदे और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं जनाब प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर तीन खूबियां पाई जाएं। तीन खूबियां कौन कौन सी? सबसे पहली खूबी कि ये अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। इनके जो शेयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि फलां फलां बंदे को आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक को आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस स्पेसिफिक बंदे को आप शेयर्स दे सकते हैं, या जिस बंदे का नाम मौजूद है आपकी लिस्ट में उस बंदे को आप शेयर्स दे सकते हैं, मतलब विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी, तो आप ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, ट्रांसफर करने पे हम बैन नहीं लगा रहे, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, नंबर वन। नंबर टू, इसमें कहता है जनाब कि आपके पास इसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन से मेंबर्स? एक तो जिनका नाम रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है वही हमारे लिए मेंबर्स हैं। कहता है जी उन मेंबर्स में भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई मेंबर एज एन एम्प्लॉई काम तो नहीं कर रहा। जैसे हमने कहा था डायरेक्टर भी कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, तो हमने कहा था कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर भी होते हैं। तो कहता है ऐसे मेंबर्स जो कि कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो प्योरली मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के तकरीबन कोई 55 डायरेक्टर्स हैं, 55 मेंबर्स हैं, इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर भी हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर भी हैं और मेंबर भी हैं। तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन को फुलफिल करती है? हमने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि हम इन 10 को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नंबर वन क्या चीज है जनाब? कौन सी खूबी होनी चाहिए कि अपने शेयर ट्रांसफर कर सके विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। नंबर टू, इसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे? जो एम्प्लॉइज भी हों,
ठीक है। नंबर 3 पे जनाब आ जाता है कि ये अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर को मैं इकट्ठा एक नाम देता हूं सिक्योरिटीज का, अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को बेचने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती। मतलब ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिकली कि आके हमारे शेयर परचेज कर लें। मतलब इनके शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक, जैसे प्रोस्पेक्टस की हमने बात की थी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर कि प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, फॉर्म फिल किया जाता है, कहता है ऐसा नहीं होगा। जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाएगा टू सब्सक्राइब शेयर्स। गॉट इट? ये 3 खूबियां जनाब कहता है जी जिस कंपनी में भी होंगी वो हमारी कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगी, नॉट एसएमसी, प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो एक दफा जरा बुक में पढ़ लेते हैं कि बुक वाले हमें क्या कहते हैं, क्योंकि याद तो हमने बुक की वर्डिंग से करना है। देखिए जनाब, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, याद है हमने कहा था MOA और AOA, आज तक आप AOA को अस्सलाम वालेकुम समझते रहे हैं, आइंदा के बाद AOA का मतलब क्या होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA को पता नहीं क्या कहते रहे आप लोग, लेकिन बहरहाल MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें क्या बताता है? व्हाट द कंपनी इज, ठीक है। और आर्टिकल हमें क्या बताता है? हाउ डज अ कंपनी प्रोसीड, ठीक है। तो अब आर्टिकल में, आर्टिकल के तौर पर यानी कि कंपनी की प्रोसीडिंग किस तरह की हो, किस तरह की? बाय इट्स आर्टिकल्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे MCQs के तौर पर आ सकता है बाय इट्स आर्टिकल्स या बाय इट्स मेमोरेंडम, ठीक है। तो यहां पे बाय इट्स आर्टिकल्स, कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। उसके बाद जनाब लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50। लिमिट्स का मतलब है जनाब 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें कौन से लोग शामिल नहीं है? जो कि कंपनी के एम्प्लॉयड भी हैं, ठीक है। देखिए मैं बता, मैंने भी आपको सिंपली बता दिया कि कंपनी के अंदर, कंपनी जब आपकी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें बताना पड़ता है कि जनाब ये मेरी कंपनी का डायरेक्टर है और ये मेरी कंपनी के ऑनर या मेंबर है, ठीक है। तो मेंबर ऐसा बंदा जो मेंबर भी हो और डायरेक्टर भी हो, हम क्या कहेंगे? ये कौन से मेंबर्स हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, मेंबर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो एक बंदा जो रजिस्टर में, मेंबर्स के रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हो और डायरेक्टर के रजिस्टर में भी उस बंदे का नाम लिखा हो। मैं कोशिश कर रहा था कि लैपटॉप में अपना अटैच कर लूं, मेरे पास प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल USB के जरिए यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूं, जिसमें आप लोगों को मैं MOA, AOA और उसके अलावा जो डेजिग्नेशंस वगैरह हैं वो सारा कुछ आप लोगों को मैं शो करवाऊं, ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड करें कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे लिखी होती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टर का, मेंबर्स का रजिस्टर होता है जनाब, ये मेंबर कौन है जी? फलां बंदा मेंबर है। अच्छा जनाब ठीक है, अब इसमें डायरेक्टर भी है वो बंदा, हाँ जी वो डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है, तो हम कहते हैं इसको जरा साइड पे कर दो, इसको हम शामिल नहीं कर रहे, हम प्योरली मेंबर को देख रहे हैं और मेंबर ही ओनर्स हैं। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और डायरेक्टर मेंबर हो सकते हैं, ओके। इसके बाद कहते हैं जी 3rd नंबर पे प्रोहिबिट्स। देखिए ऊपर उसने बताया रिस्ट्रिक्शंस कि शेयर को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस है, यहां पे प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना कर देना कि पॉसिबल ही नहीं है, कानून ने बैन कर दिया किस चीज को? प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो 3rd कैटेगरी जो हमने बताया था कि जनाब ये जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती कि जनाब आओ और हमारे शेयर्स को खरीद लो। तो ये भी कहता जी तीसरी खूबी ये अगर होगी तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब आपके पास ये प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट SMC प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए एक बंदा रिक्वायर्ड होता है और अदर देन SMC प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए कम से कम 2 बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेटा ये माइंड में रखिएगा, ये बात यहां पे इस टाइम ने लिखी हुई, लेकिन माइंड में रखिएगा कि 2 बंदे, कम से कम 2 बंदे और ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे मिलकर क्या करते हैं? एक प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं जी। सर आप कह रहे थे कि डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय कंपनी के वो मेंबर्स भी हो सकते हैं जी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अनफॉर्चुनेटली आप लेट आए हैं, हम ये बात बता चुके हैं।
मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। इसमें हमने एग्जांपल दी थी कि एक कंपनी के 55 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें से 10 डायरेक्टर भी हैं और मेंबर भी हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जनाब प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैक्सिमम तादाद कितनी होनी चाहिए, 50 की, लेकिन इसमें आपने ऐसे मेंबर्स को शामिल नहीं करना जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। तो 10 बंदे ऐसे हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। तो अब हम कितने बंदे कंसीडर करेंगे प्राइवेट लिमिटेड के लिए, 45। अब वो कहते हैं जी 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं ठीक है जी प्राइवेट लिमिटेड के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, हाँ जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब हम कहते हैं जी लेट सपोज 2 बंदे मिलकर या 4 बंदे मिलकर, कितने, एक से ज्यादा बंदे मिलकर उन्होंने कोई शेयर होल्डिंग की है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना? वकास और असद जो है, असद कौन है, असद यो कि अली रजा का नाम हमारा, असद, अली रजा भी था ना, जैन सॉरी, वकास और असद, जैन भी शामिल कर लेते हैं, वकास, असद और जैन, ये तीनों मिलकर कंपनी के 2% शेयर परचेज करते हैं, कंपनी के 2% शेयर परचेज करते हैं, चले 3% कर लेते हैं जी, या ऐसा हम एजम्पशन ले लेते हैं कि तीनों मिलकर कंपनी के मेंबर, यानी कि इतने शेयर परचेज कर लेते हैं कि ये कंपनी के मेंबर बन जाए। तो क्या इन तीनों को कंपनी का मेंबर कंसीडर किया जाएगा? हम कहते हैं जी अगर एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर परचेज कर लेते हैं तो उनको हम लोग सिंगल मेंबर मानेंगे, एक बंदा मानेंगे, हम उनको 3 बंदे नहीं मानेंगे। अगर इसने अलग से शेयर परचेज किए हो, दूसरे बंदे ने अलग से परचेज किए हो, तीसरे ने अलग से किए हो, तो फिर हम इनको 3 मान लेंगे। लेकिन इन तीनों ने पैसे मिलाकर एक सर्टेन परसेंटेज शेयर परचेज किया तो हम इसको एक बंदा मानेंगे। ऐसे होता है ना, अक्सर हम खाना खाने के लिए जाएं तो खाना कितने का जी, 1000 रुपए का, चलो अभी कॉन्ट्रीब्यूट करो सारे, मैंने तो थोड़ा सा खाया, मैं इसलिए आपको सिर्फ 100 रुपया दूंगा, बाकी 900 रुपये तीनों में डिवाइड कर लो। तो ये सब लोग अगर मिलकर शेयर परचेज करते हैं किसी कंपनी का तो इन तमाम लोगों को हम सिंगल पर्सन कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक या एक से ज्यादा शेयर इकट्ठे परचेज करते हैं, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member, got it? हम उनको एक बंदा मानेंगे। और नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी कंपनीज नहीं होती, प्राइवेट लिमिटेड अच्छी कंपनीज होती है, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कि पब्लिक कंपनी, बड़ी मजे की डेफिनेशन एक्ट ने लिखी हुई है। देखिए क्या लिखे डेफिनेशन, जिंदगी आसान। आई कैप में 4 नंबर के लिए सवाल आ गया, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। मेरे एक दोस्त बब्बर शेर, तो यार आई कैप को पता नहीं चलता, एक लाइन का आंसर था और उसने 4 नंबर दे दिए। मैंने कहा क्या आंसर था भला? तो सिंपल सा आंसर था, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो एग्जामिनर ने, और अकेला वन था, बहुत सारे लोगों ने ये हरकत की थी, तो एग्जामिनर ने कमेंट किया, उसने कहा जनाब जब हम मार्क्स आपको देते हैं ना तो इट मीन्स कि आपने प्रॉपर लिखना होता है पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो आपने फिर साथ में लिखना है कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। या तो लिखे कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी, उसके प्रॉपर डेफिनेशन जो ऊपर 3, दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर द शेयर, उसके बाद लिमिट्स इट्स मेंबर, दैट डज नॉट लिमिट इट्स मेंबर अप टू 50, उसके बाद डज नॉट प्रोहिबिट टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ देयर शेयर्स एंड डिबेंचर। तो ये या तो प्रॉपर ये लिखे तीनों चीजें, या फिर अगर आपने सिर्फ ये लिखना है कि विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो नीचे फिर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी लिखे। तो अगर आईकैप ये सवाल पूछे, और उसके बाद आईकैप ने इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा, सिर्फ ये पूछता था व्हाट इज पब्लिक कंपनी, उसको पता था कि बच्चे आगे से क्या जवाब देंगे। तो इसलिए बेटा अगर आपको ये सवाल आ जाए व्हाट इज पब्लिक कंपनी, तो अच्छी बात है कि एक्ट ने ये लिखा हुआ है कि विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन नीचे आपने एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। गॉट इट? इस चीज को प्लीज माइंड में रखिएगा, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कहता है जनाब अ पब्लिक कंपनी मे अप्लाई और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक। अच्छा जी, अब कहते हैं जी पब्लिक कंपनी जो है, ये जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक
अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक लिस्टेड कंपनी? शाबाश, हमने कहा जनाब जिसके सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब इक्विटी सिक्योरिटीज शेयर्स और डेट सिक्योरिटीज डिबेंचर्स, जिसके शेयर्स और डिबेंचर्स क्या हो रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिस्टेड कभी नहीं होती। जो लिस्टिंग या अनलिस्टिंग किसके साथ कनेक्टेड है? पब्लिक के साथ। ठीक है जी, तो पब्लिक कंपनी अगर उसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है, हम उसको क्या मान लेंगे? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और अगर उसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रही, हम उसको क्या कहेंगे? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। याद रखिएगा, एक चीज है कि वो कंपनी अपने शेयर्स को ट्रेड नहीं करवा रही स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, और एक है कि कंपनी अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा ही नहीं सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक कंपनी जो कि अपनी मर्जी से, यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है मे नॉट, किधर गया ये, मे और मे नॉट, मे और कैन में जो फर्क है वही मेरी इस बात में फर्क था। मे का मतलब क्या जी? वो चाहे तो अपने लिस्टिंग करवा ले, चाहे तो ना करवाए। लेकिन प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, प्राइवेट कंपनी जो है वो लिस्टिंग नहीं करवा सकती। ठीक है, तो लिस्टेड या अनलिस्टेड का ताल्लुक सिर्फ पब्लिक के साथ है, और पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने ट्रेडिंग करवा ले शेयर्स की, और डिबेंचर्स की चाहे तो ना करवाए। अगर करवा लेगी तो लिस्टेड, अगर नहीं करवाएगी तो अनलिस्टेड हो जाएगी। ठीक है जी, एक दफा जरा देख लेते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है जी? Such form of public company whose securities are listed on an exchange and they are traded as per regulations of that stock exchange. Securities are tradable financial instrument used to raise capital. It includes equity shares, securities that is shares, and debt securities that is debenture. अच्छा, listed company का मतलब क्या है? Listed company means a public company, body corporate or any other entity whose securities are listed on security exchange. अब listing का मतलब आप सब जानते हैं कि जनाब जिसकी ट्रेडिंग हो रही हो। अच्छा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है जनाब? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का मतलब यह है कि जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग ना हो रही हो। देखिए, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, लेकिन उसने साथ नीचे मेंशन कर दिया जो पॉइंट मैंने बताया था, हमने जो पॉइंट अभी डिस्कस किया कि कंपनी उसकी ऑन पे है कि उसने ट्रेडिंग करवानी है कि नहीं करवानी अपनी शेयर्स की, वो प्रोहिबिट उसको नहीं किया गया। कहता है जनाब, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हाउएवर इज एंटाइटल्ड टू मेक एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक एज एंड व्हेन इट थिंक्स फिट, अनलाइक प्राइवेट कंपनीज व्हिच आर फॉरबिडन टू इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। गॉट इट? वही बातें जो हमने की अभी। ठीक है जी, अब तीसरी जनाब कैटेगरी है आपके पास पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है जी पब्लिक, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर को एक ही समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। कहता है जी पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। पहले तो ये जरा मानिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये आवाम की फलाह के लिए हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इस कंपनी में मोर देन 50% यानी कि 51% और मोर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो। शेयर होल्डिंग किसकी हो? गवर्नमेंट की हो। ठीक है, और तीसरी बात जैसे मैंने बताया कि ये अवाम के फायदे के लिए होनी चाहिए, और अवाम का फायदा अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी कंपनी जो कि एनपीओ है, वो अपने आप को एससीपी के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती है और कंपनी का टाइटल, कंपनी का टैग अपने साथ लगवा लेती है। कोई भी एनपीओ जिसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? ये आपके पास क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी। आम भाषा में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, एक दफा जरा इसको पढ़ लें, उसके बाद नीचे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है जनाब पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। पहला पॉइंट क्लियर?
which is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or not less than 51% of the voting security or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body. बेटा लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी ही है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। कहता जनाब प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि ये अवाम के फायदे के लिए हो और इसमें 51 नॉट लेस देन 51% का मतलब क्या है, 51% और मोर। ठीक है, 51% और मोर शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, किसका कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट के किसी एजेंट का। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ठीक है, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स के तहत बनी है, उसकी शेयर होल्डिंग हो। तो हम क्या कह देंगे कि जनाब ये क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट। जी कहता है जी या तो उसके पास 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो, या फिर उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि जो बोर्ड उन्होंने बनाया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कहता है जी उसमें ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी या सारे के सारे, यानी कि मोर देन 50% या सारे के सारे डायरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता हो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। ठीक है, या गवर्नमेंट ने अपना कोई नॉमिनी भेजा हो, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई बंदा कंपनी की शेयर होल्डिंग कर रहा हो, उसके नाम पे, उस नॉमिनी के नाम पे 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स हो, तो हम क्या मान लेंगे ये क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो देखिए जरा दोबारा, has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its directors and include a public sector association not for profit licensed by commission, यानी कि SACP। ऐसा बात समझ में आई? पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन जरा क्या कह रहा है जनाब, कहता है जी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि बेनिफिशियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, या फिर 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के किसी एजेंट के पास, या फिर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मींस आई कैप, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, SACP इटसेल्फ स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसी तरह से FBR स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें। उसके बाद फिर कहते हैं जी या फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी नॉमिनेशन, ज्यादा से ज्यादा मोर देन 50% डायरेक्टर, मतलब मोर का मतलब यहां पे यही है, मोर देन 50% डायरेक्टर, या फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स गवर्नमेंट डिसाइड करती हो, गवर्नमेंट का कोई एजेंट डिसाइड करता हो, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी डिसाइड करती हो। और उसके अलावा ऐसी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs, वो अपने आप को कंपनी डिक्लेयर करवा लेती हैं SACP से लाइसेंस लेकर। सेक्शन 42 उसके लिए है कि जिसमें जनाब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को कंपनी डिक्लेयर करवा सकती है SACP से इजाजत लेके। वो आगे चलकर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम उसको कंपनी का टैग तो नहीं देते, लेकिन हम कहते हैं हाँ तुम कंपनी वाले जो भी पर्क्स हैं उनको तुम इंजॉय कर सकते हो, लेकिन तुम हो कौन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी, लेकिन उसी जब आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइसेंस ले लेती है। ठीक है, वो लाइसेंस ले लेती है कि जनाब ये भी आइंदा के बाद कंपनी है, वो लाइसेंस कंडीशनल होता है। ओके, और वो SACP इशू करता है। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? अच्छा, नीचे एक लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, ये खास करके ये लाजमी पढ़ा करें, ये आपके पास MCQs इसमें आते हैं। प्रोवाइडेड दैट nomination of directors by the commission on the board of the security exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it public sector company। क्या कह रहा है जनाब, किस चीज के बारे में बता रहा है आपको? provided that the nomination of directors by the commission on the board of the security exchange or any other entity or operation of any other law, कहता जी अगर कमीशन यानी कि SACP अगर अपने ही SACP में कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हो, SACP एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, अपने डायरेक्टर वो ही अपॉइंट करेगा। कहता जी अगर SACP अपने ही डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हो, या SACP किसी दूसरी एंटिटी के, दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा हो, SACP का ये काम है,
अगर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते तो वो एससीसीपी आके डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। एससीसीपी का ये काम है कि वो क्या करे, अगर मेंबर से, शेयर होल्डर से अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो रहे तो एससीसीपी आके कहेगा अच्छा आइंदा के बाद ये डायरेक्टर है। तो एससीसीपी का काम है, अगर एससीसीपी अपनी पावर को यूज करके डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो इसको ये नहीं आपने समझ लेना कि जनाब ये स्टैट्यूटरी बॉडी ने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं इस वजह से ये कंपनी आइंदा के बाद पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करे, गवर्नमेंट का कोई एजेंट या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो अपॉइंट करे डायरेक्टर्स, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, वो कंपनी पब्लिक सेक्टर बन जाती है। लेकिन यहां पे उसने कंडीशनली उसने बता दिया, उसने कहा जी एससीसीपी का काम होता है कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स, एक टाइम लिमिट है 90 दिन की, वो इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कशन होगी सारी की सारी, कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में फेल हो जाती है, कंपनी को नहीं समझ आ रहा है कि उसके डायरेक्टर्स कौन है, मेंबर्स को नहीं पता चल रहा है कि डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, तो फिर एससीसीपी के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए एससीसीपी कहेगा तुमने तो नहीं चलाना, चलो ये डायरेक्टर अपने रख लो, ये मैं अपॉइंट कर रही हूं। अब अगर ऐसी सिचुएशन में एससीसीपी अगर बीइंग स्टैट्यूटरी बॉडी एससीसीपी अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है तो हम ये कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो कंपनी जिसके डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं एससीसीपी की मदद से वो कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, ऐसा नहीं है। ओके, इस वजह से उसने स्पेसिफिकली यहां पर लिख दिया, मैं दोबारा पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स by the commission on the board of the security exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it a public sector company. Got it? मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम। पहले उसने क्या बताया, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स की कौन कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद उसके माइंड में आया कि एससीसीपी इटसेल्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन एससीसीपी के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है अगर वो कंपनी अपने डायरेक्टर्स खुद से अपॉइंट नहीं करती। तो उसने फिर सोचा कि मैं ये भी लिख देता हूं कि भाई साहब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब जहां पे एससीसीपी खुद कर रहा हो डायरेक्टर्स अपॉइंट किसी कंपनी को, तो ये मत समझ लेना कि क्योंकि एससीसीपी ने किया लिहाजा अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। क्लियर? हाँ जी, नहीं समझ आ रही बात की? देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी है ए लिमिटेड के नाम से, ए लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। इस कंपनी के डायरेक्टर, ये काफी सालों से चलती आ रही है, इस कंपनी के इलेक्शंस होते थे डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर्स अपॉइंट होते थे हर 3 साल के बाद। लेट्स सपोज सन 2020 में इलेक्शन हुए, 3 साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है, ये पब्लिक कंपनी है। हुआ क्या, 2023 के अंदर डायरेक्टर्स का टेन्योर खत्म हुआ, डायरेक्टर्स के नए इलेक्शन आए, लेकिन 2023 में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सके। एक टाइम फ्रेम दिया होता है कि जनाब इतने टाइम में आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, इतने टाइम में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो सके। अब एससीसीपी के पास पावर है, एससीसीपी आ गई, एससीसीपी ने आगे कहा कि डायरेक्टर्स नहीं अभी तक अपॉइंट हुए। उसने कहा सर वी आर अनएबल टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, इलेक्शन हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। कहता कोई मसला नहीं, मैं अपॉइंट कर देता हूं, अपॉइंटेड बाय एससीसीपी। अब कहता है जी एससीसीपी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। कहता है जी यहां पे इस सिनेरियो में देखिए एससीसीपी ने ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, हालांकि ए लिमिटेड जो थी वो पब्लिक सेक्टर नहीं थी क्योंकि वो अपने डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर रही थी आराम से, ठीक है। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा बन गया कि एससीसीपी को मजबूरी में क्या करना पड़ा, इसके डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़े। कहता जी इस सिचुएशन में ए लिमिटेड पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाएगी, ठीक है, अभी ये पब्लिक कंपनी ही रहेगी, इस सिचुएशन की वजह से ये पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाएगी। क्लियर, समझ आ गई बात की? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को ना समझ आएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक सेक्टर दो तीन डेफिनेशन आईकैप इस डेफिनेशन में से पूछता है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है, और ऊपर जो हमने लिया हुआ था गारंटेड लिमिटेड की डेफिनेशन, और एक ये पब्लिक सेक्टर की। एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाते होते हैं। गॉट इट? चले आगे। सर किस बेस पे वो एससीसीपी जो है वो उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है कंसीडर करेंगे?
मतलब किस कंडीशन पे एसईसीपी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं जी बी लिमिटेड की, हम मिसाल ले लेते हैं बी लिमिटेड में एससीसीपी ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और बी लिमिटेड में कहा जाता है कि जनाब एससीसीपी रेगुलरली क्या करती है, इनके बोर्ड को कंपोज करती है। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हमेशा एससीसीपी ही करता है क्योंकि एससीसीपी ने शेयर होल्डिंग की है। जब एससीसीपी बीइंग शेयर होल्डर, बीइंग मेंबर, अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर्स मोर देन 50% डायरेक्टर या सारे के सारे डायरेक्टर ये अपॉइंट करेगा, तब हम मान लेंगे कि जनाब ये कंपनी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। मेंबर के तौर पे? जी, मेंबर के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ओके, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर, बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको दो पावर्स दी जाती हैं। चाहे तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लें, एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है कि जी मैं 30% शेयर होल्डिंग लेता हूं लेकिन डायरेक्टर मेरे होंगे, ठीक है। या फिर आप कहते हैं जी मैं 70% इन्वेस्टमेंट करता हूं, डायरेक्टर कोई मर्जी जो मर्जी देख लें, लेकिन जब 70% इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपनी के मालिक जनाब आप खुद हो गए। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, एग्जांपल देखिए जनाब, एग्जांपल नंबर 9 आप लोगों के सामने गिवन है। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, पार्को, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द एमिरेट ऑफ अबू धाबी, was incorporated as a public limited company in 1974। पार्को कब रजिस्टर्ड हुई पाकिस्तान में? 1974 में। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड्स 60% ऑफ द शेयर होल्डिंग, while 40% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 60% पार्को की। तो पार्को क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। गॉट इट? नीचे देखिए, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड ऑल्सो लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। द गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन अगर यहां पे एक लाइन लिखी होती कि गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी बट गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो फिर ये कंपनी कौन सी हो जानी थी? पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाती। गॉट इट? समझ आ गई बात की? मुश्किल बात तो नहीं कर रहे भाई हम? ऑल ओके? तो जनाब ओनरशिप के हवाले से हमारे पास ये कंपनीज। इसके बाद जनाब आपके पास आती है अगली कैटेगरी, एज पर इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती थी तो क्या होगा? कहता जी इसमें सबसे पहले आपके पास आएगी पेरेंट कंपनी कह लीजिए या होल्डिंग कंपनी, उसके बाद सब्सिडरी कंपनी, उसके बाद होली ओन्ड कंपनी। तीन कैटेगरीज आपको यहां पे मेजरली नजर आएंगी। एक होल्डिंग कंपनी, इसको हम लोग पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी और होली ओन्ड कंपनी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है? एक्ट ने बड़ी मजेदार डेफिनेशन इसकी भी बताई। क्या बताया एक्ट ने? होल्डिंग कंपनी मीन्स विच इज अनदर्स होल्डिंग कंपनी if but only if that other company is its subsidiary। एक्ट ने में क्या बताया? दोबारा फिर मैं पढ़ देता हूं। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी। कंपनी इज अ कंपनी। यहां पे क्या कह रहा है? होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? जो किसी दूसरे की होल्डिंग कंपनी हो, ठीक है। इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। कहता जी सिर्फ होल्डिंग होना जरूरी नहीं है, जिसकी होल्डिंग कंपनी है वो उसके सब्सिडरी भी हो।
ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा अपने बेटे के साथ खड़ा हो, वो ये कहे कि मैं इसका अब्बा हूं उस शर्त पे कि ये मेरा बेटा हो। मैं इसका अब्बा हूं और ये मेरा बेटा हो, तभी क्या कहा जाएगा? तभी मुझे इसका अब्बा कहा जाएगा। समझे बात को? लेकिन इसकी डेफिनेशन सच में बहुत डीप है। इसको एक दफा जरा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेने के बाद इसको बताता हूं कि इसकी डेफिनेशन, इसको क्या जरूरत पड़ी कि ये बात वो करता। सबसे पहले देखते हैं जी सब्सिडरी कंपनी। आम भाषा का इसका मतलब ये है कि जनाब होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी कंपनी को कंट्रोल करके बैठी हो, ठीक है। और उसका कंट्रोल कब समझा जाएगा किसी कंपनी के ऊपर? कहता है जी जब सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन आपको पता होगी। कहते हैं सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कहता है जी दो ही डेफिनेशन है, दो ही चीजें हैं। क्या? नंबर वन कहता है जी कि अगर उसके पास एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या सारे के सारे डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट खुद करती हो, जैसे अभी हमने गवर्नमेंट की बात की थी, मेजॉरिटी और फुल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय अदर कंपनी। तो जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या सारे के सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही हो, हम उस कंपनी को क्या कहेंगे? होल्डिंग। और जिस कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं उसको कहेंगे सब्सिडरी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं जनाब उसके पास 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर्स हों। देखिए बेटा, मेंबर, हर मेंबर जो है ओनर तो वो होता है, लेकिन हर मेंबर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स क्या है? हम कहते हैं जनाब कुछ इस तरह के मेंबर जो बड़े मेंबर्स हों, यानी कि मेंबर तो हम उनको कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए कि जनाब ये मेंबर तो बन गए हैं, लेकिन अब इनके पास वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए कि जब मीटिंग हो मेंबर की तो ये इसमें अपना वोट डाल सके। वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। समझे बात को? अब फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसा जो सीए क्वालिफाई कर लेता है, वो आईकैप का मेंबर बन जाता है। अब आईकैप का मेंबरशिप उसकी तब तक कंटिन्यूड होती है जब तक वो फी सबमिट करवा रहा होता है, मेंबरशिप फी। अगर वो मेंबरशिप फी नहीं देता तो उसका नाम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेंबर्स की लिस्ट में से। लेकिन आईकैप का वो मेंबर जरूर होता है, लेकिन वो अब वोट नहीं डाल सकता। अब वो वोट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि जनाब हम कहते हैं कि इसने फी नहीं दी हमें। ठीक है, इसी तरह से एक कंपनी का मेंबर तो होता है, लेकिन उसके पास इतने शेयर्स नहीं है कि वो वोट अपना कास्ट कर सके बोर्ड मीटिंग के अंदर या मेंबर्स की मीटिंग के अंदर बैठ के। ठीक है, तो कहता है जनाब कि हम क्या कहेंगे कि कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी किस टाइम पे होगी? नंबर वन कि दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या सारे के सारे डायरेक्टर्स वो कंपनी जो है वो आर्टिकुलेट कर रही हो, कंपोज कर रही हो। नंबर टू, उस कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर्स उसके पास मौजूद हो, होल्डिंग कंपनी के पास। ये दोनों सिचुएशन होंगे तो हम क्या मान लेंगे? कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है और एक कंपनी सी है। कंपनी ए के पास कंपनी बी के 60% वोटिंग राइट्स हैं और कंपनी बी के पास कंपनी सी के 70% वोटिंग राइट्स हैं। गॉट इट? हम कहते हैं जनाब कंपनी ए कंपनी बी की कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है। और कंपनी बी कंपनी सी के लिए क्या है? अब कंपनी ए के पास कंपनी सी का कोई वोट नहीं है, तो क्या कंपनी ए कंपनी सी के लिए होल्डिंग कंपनी होगी? हमें कानून कहता है कि जनाब अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो वो सिर्फ उसकी होल्डिंग नहीं होगी बल्कि उसकी सब्सिडरी
यानी कि इस जो उसकी सब्सिडरी है उसकी तमाम सब्सिडरीज भी उसकी ही सब्सिडरीज कंसीडर की जाएंगी। मतलब होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है किसको, किसी सब्सिडरी को भी, और उस सब्सिडरी की फर्दर सब्सिडरी को भी होल्ड करती है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि ए के पास 60% वोटिंग राइट्स हैं, बी के, इस वजह से ए क्या है, होल्डिंग कंपनी। लेकिन सी के, इसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ए होल्डिंग कंपनी होगी सी के लिए। क्यों भाई साहब? क्योंकि ए की जो सब्सिडरी है वो सी की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ए की जो सब्सिडरी है वो बी की होल्डिंग कंपनी, सॉरी हाँ जी, सी की होल्डिंग कंपनी है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब जरा देखिए क्या कह रहा है, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज द होल्डिंग कंपनी controls the composition of the board or exercise or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। समझ आ गई बात की? कि मोर देन 50% का मतलब क्या जी? 51% और मोर। 51% और मोर वोटिंग पावर ए के पास है, किसकी? बी की। और बी के पास सी के 70% वोटिंग राइट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए होल्डिंग कंपनी कंसीडर की जाएगी बी की, क्योंकि इसके पास 60% वोटिंग राइट्स हैं, और ये सी की भी होल्डिंग कंपनी कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सब्सिडरी के पास इस कंपनी के 70% वोटिंग राइट्स हैं। या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी हो, डायरेक्टली उसके पास अपना वोटिंग राइट्स हो, या फिर उसकी सब्सिडरी के पास जो है वो वोटिंग राइट्स हो। दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन one half of its voting security either by itself, इसके खुद के पास हो, और together with one or more of its subsidiary companies, या फिर इसके सब्सिडरी कंपनीज के पास भी अगर राइट्स हैं तो उसके साथ मिलकर भी। गॉट इट? मिसाल के तौर पर हम छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज ए के 60% जनाब वोटिंग राइट्स हैं बी के पास। अब बी का सी में जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सपोज वो है तकरीबन कोई 25%। वो कितनी है? 25%। ए ने सी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ है अप्रोक्सीमेटली 26%। कितने परसेंट? 26%। अब इंडिविजुअली देखें ना, तो इंडिविजुअली ए सी की होल्डिंग कंपनी बनती है और ना ही बी सी की होल्डिंग कंपनी बनती है, लेकिन क्योंकि ए बी की सब्सिडरी है, ठीक है, इस वजह से ए और बी दोनों के वोटिंग राइट्स मिलाकर इसके वोटिंग राइट्स कितने बन रहे हैं? 51%। लिहाजा ए क्या होगी? ए सी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, बाय इट्स ओन और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी। तो सी बी जो है वो भी होल्डिंग कंपनी होगी सी की? जी बिल्कुल, बी सी के लिए होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो नहीं, बी नहीं होगी, सिर्फ ए ही होगी, बी नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि बी यहां पे हम बात करें अपनी सब्सिडरी के साथ। बी ने क्योंकि इन्वेस्टमेंट बी की है सिर्फ और सिर्फ 25%। ठीक है, अब होल्डिंग का तस्करा हो रहा है कि सब्सिडरी के साथ मिलकर उसकी इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी दूसरी कंपनी में। अगर वो 51% या उससे ज्यादा की बनती है तो हम क्या मान लेंगे कि ये होल्डिंग कंपनी इसके साथ साथ इसकी भी होल्डिंग कंपनी है। यहां तक के मसले मसाइल ऑल ओके, ऑल क्लियर? इस चीज को आगे एक्सप्लेन उसने किया हुआ है। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को उसने आगे एक्सप्लेन किया, मैं जरा पढ़ देता हूं। कहता जी, however such class or class of holding company shall not have layers of subsidiary beyond such members as may be notified। कहता जी, for the purpose of above meaning of subsidiary company, ये मतलब समझाने जा रहा आपको। A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even the control referred to subclause 1A और subclause B is of another subsidiary company of the holding company। ये समझाने जा रहा था आपको, उसने एक्सप्लेन किया है। ये सब क्लोज, ये आपके पास जो सब क्लोज ए और बी जो पॉइंट नजर आ रहे हैं ना आपको, इनको हम सब क्लोज कहा करते हैं। कहता है जी, अगर ये वाली पावर
कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स और वोटिंग पावर। कहते हैं जी अगर ये किसी दूसरी सब्सिडरी के पास भी है तो होल्डिंग कंपनी उस कंपनी का भी क्या होगी, होल्डिंग कंपनी होगी, जो अभी हमने बात की। सेकंड कहता है द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। कहता है जी कब कंसीडर किया जाएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कहते हैं जी कब कंसीडर किया जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड उस कंपनी के कंट्रोल में है। कहते हैं जी या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर या सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर रखता हो या रिमूव करने की पावर रखता हो। ठीक है, जो भी हमने बात करी। थर्ड नंबर पे कहता है जनाब द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कहते हैं जी यहाँ पे कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, यानी कि फॉरेन कंपनी भी आपके पास आ सकती है। अच्छा जी, और यहाँ पे लेयर का मतलब ऊपर जो उसने लेयर की बात की है, लेयर का मतलब यहाँ पे सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक अब एग्जांपल एक दफा देख लें, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। देखिए जी, हिल लिमिटेड ओन्स 40% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड ओनली but has the power to appoint or elect the majority of directors due to contractual agreement with other shareholders। उसने कहा जी 40% की इन्वेस्टमेंट है बस उसकी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या किया हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे। हिल लिमिटेड नहीं कहा है, तो हिल लिमिटेड क्या बन गई, स्टोन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन गई। हिल लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टोन लिमिटेड, ओके, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर हिल लिमिटेड अपॉइंट कर रही है। आगे देखिए, नाउ if Stone Limited is a holding company of Stylish Stone Limited due to owning 80% voting securities। अब Stylish Limited क्या है जी आगे फर्दर, सॉरी Stone Limited क्या है फर्दर, होल्डिंग कंपनी है किसकी, Stylish Stone Limited की। कहते हैं जी then being the holding company of Stone Limited the Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish Stone Limited। ये वाली एग्जांपल ABC वाली एग्जांपल वही उन्होंने कोट कर दी। एनी प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको घर में जाके एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। अगर ये जो है सी की होल्डिंग कंपनी है तो फिर ए के पास वोटिंग राइट क्यों नहीं है, ए के पास सी के डायरेक्टर्स का वोटिंग राइट क्यों नहीं है, उसको वही, इसके ए के पास नहीं, लेकिन बी के पास तो है ना, बी के पास है मतलब ए के पास है, लेकिन ए के पास डायरेक्टली नहीं ना, इनडायरेक्टली है। एनी क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू।